अब देखिए ऑडियो वीडियो दोनों हाँ सर आ रही है। चलिए ठीक। गुड मॉर्निंग कभी सर। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए देखते हैं कि इंश्योरेशन ऑयल का जो सैंपल लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए, वो सैंपल लेने का क्या क्या नियम है और किस तरीके से सैंपल को लिया जाता है, फिर उसके बाद लेबोरेटरी तक कैसे इसको सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, और उसके बाद लेबोरेटरी सर वीडियो कॉल रुका लेबोरेटरी में हुआ है। पहुंचने के बाद वीडियो रुका हुआ है। आ नहीं जी। रही है सर। वीडियो रुका हुआ है। आ ही नहीं रहा सर। हेलो। सर वीडियो नहीं आ रही है। सर है कि नहीं? पता नहीं यार, सर तो दिख ही रहे। हेलो फरदीन। हाँ विनोद, कैसे जो हो? कह रहे थे एस्टीमेट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एम एस एक्सेल से बनता है। एम एस एक्सेल। क्या एम एस ऑफिस किसमें? जो होता है, एम एस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है उसी में होता है। एम एस एक्सेल उसी से एस्टिमेटिंग जो करते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, वो तो और ओ लेवल का यार कोर्स करना पड़ता है, हम्म कंप्यूटर कोर्स। हम्म। तुमने किया है क्या वो लेवल? नहीं नहीं, यहाँ आए थे भैया के यहाँ एक दिन, मतलब देख रहे थे, बना रहे थे एस्टिमेटिंग सब। नहीं नहीं, एस्टीमेट तो तो कॉलेज में हम लोग ने फर्स्ट ईयर हमको बताया गया था, एमएस एक्सेल पे कराया गया था वो वगैरह। उसके लिए ऑटो कैड सीखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। उसके लिए उसमें सारे फंक्शंस, बाकी एस्टीमेट होता है, नॉर्मल लिखना ही जरूरत है। और विनोद, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो चल रही है ठीक कैसी ठीक चल रही ठाक। है? भाई चल के पता नहीं है, चली पता नहीं है। भाई डेमो हाँ टेस्ट सर। नहीं हुआ अभी तक। हाँ, भाई डेमो कब होगा? प्रिपेयर वही उसी सर को हेलो आने तो पूछा फरदीन। जाए उनसे। हाँ, कैसे हैं? काहे चला था यार? क्या हुआ? हेलो। अर्जुन ना, हाँ फरदीन बोलो। कल एंजॉय किए बर्थडे अपना? हाँ। अर्जुन रामपाल। सूझ गई होगी। बहुत से हाँ, सुबह अर्जुन शाम पार्टी दोनों कर टाइम लिए पे। हो तो आके हम लोग तेल मालिश करें अब। हाँ, इसी इसी को तो बर्थडे हेलो कहते बोल रहे हो? भैया सर आगे अब कोई नहीं बोलूंगा। हैं। अब आ गया। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज नोटिफिकेशन भी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो विद्युत रोधी तेल का नमूना लेने की क्या विधि है, हम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, फिर उसके बाद लैब में जाने के बाद किन किन चीज़ों का ऑयल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उन टेस्ट के बारे में बताएंगे, और कितने टेम्परेचर पर लिया जाता है, क्योंकि इन्हीं सारांश से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप लोगों का हमने पावर प्लांट का, सॉरी पावर प्लांट कह रहे हैं, अन्य लोगों का जिससे टेस्ट हुआ था तो उसमें से हमने देखा था, तो उसमें से बेसिक पॉइंट जो बच्चे दिमाग में केवल थ्योरी याद रखते हैं, लेकिन उसका जो मूल पॉइंट होता है वो भूल जाते हैं। तो वही मूल बिंदु को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाया जाता है।
तो यहाँ भी हम सावधानियों को बताने जा रहे हैं और इसमें से आप देखिएगा कि कौन सा मूल पॉइंट है, वही चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे हम मुझे बताते भी सर हम जाएंगे, लोगों को लिख कराते टेस्ट जाएंगे और होगा कुछ सर। पॉइंट को बता भी देंगे। क्या चीज? सर हम लोगों को मॉक टेस्ट क्या चीज कब होगा? स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। सर मॉक टेस्ट कब होगा? आप लोगों का हुआ नहीं है, बता तो रहे थे मंजू सर की IMR का भी हो गया है। टेस्ट सर, डेमो डेमो जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, अच्छा, यूपीबीटी। तो सर टाइम तो हो गया ना। साइट को देखें तो साइट पे जरूर लिखा होगा कि डेमो टेस्ट कब होना है। साइट ये बहुत कम दिन बजट में कुछ चेंजेस आई है क्या सर ऑफिशियली? ऑफिशियली आता है, कॉलेज के साइट पे आता है और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साइट पर भी अवेलेबल होता है सारी सूचनाएं। नोटिस बोर्ड वहाँ पे होता है ना, तो उसकी साइट को जब लॉगिन सर करेंगे तो वहाँ नोटिस में जरूर इलेक्ट्रिकल वालों की एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है क्या? नहीं, वो सेम। अब आप बता रहे हैं तब उसको देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो 22, 23, 24 था, कुछ लड़के बता रहे हैं 22, 24, 27 हो गया है। पहले एग्जाम होंगे कि वाइवा? हाँ, पहले तो प्रैक्टिकल देखो होना होगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है, अभी देखेंगे इसकी। सेकेंड ईयर वालों का तो सर मार्कशीट अभी वही नहीं है, मिनी है सेकेंड ईयर वालों की। मॉक टेस्ट अभी किसी का नहीं हुआ, कॉलेज के थ्रू जो हुआ होगा टेस्ट वगैरह वही हुआ है। विद्युत रोधी तेल के परीक्षण के लिए, विद्युत रोधी तेल के टेस्टिंग के लिए ऑयल का सैंपल लेना पड़ता है या सैंपल लिया जाता है। अतः हाँ, तो नमूने को लेने की विधियां बस इतने लिखिए, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है हेडिंग में, वहाँ पे सावधानियां। पहला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर टैंक से सेल का नमूना निकालने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल का सैंपल लेने के लिए नीचे लगे ड्रेन कॉक, नीचे लगे ड्रेन कॉक, ड्रेन प्लस तथा स्टॉप कॉक, ड्रेन प्लग तथा स्टॉप कॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि उसमें पानी संघनन की आशंका नहीं रहती, क्योंकि इसमें पानी के कंडेंसेशन, पानी के संघनन व नमी की आशंका, पानी के संघनन की आशंका नहीं रहती। दूसरा पॉइंट है, नमूना लेने के लिए पॉलीथीन ट्यूब का प्रयोग किया जाना चाहिए। सैंपल लेने हेतु
प्लास्टिक ट्यूब का यूज किया जाना चाहिए। रबर या रबर पाइप द्वारा तेल नमूना नहीं लेना चाहिए। रबर या रबर पाइप के द्वारा सैंपल नहीं लेना चाहिए। सैंपल नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। क्योंकि रबर में सल्फर होता है। क्योंकि रबर में देखिए यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट मिल जाएगा आपको कि ऑयल का सैंपल लेते समय रबर के ट्यूब या रबर के पाइप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में एक ऑप्शन सल्फर हो सकता है। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। ठीक है, सल्फर होता है जो कि तेल की विद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करता है। तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट भी इसी में मिल गया कि किस चीज को नुकसान पहुंचाता है। तेल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेंथ। अब अगला है तेल नमूना लेते समय नमूना का ड्रेन वाल। हाँ चलिए, तेल का सैंपल लेते समय ड्रेन पाइप, ड्रेन कॉक और ड्रेन वाल अच्छी तरह साफ होना चाहिए। साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए पहले वाल्व कॉक को बाहर निकालकर इसके लिए पहले वाल्व या कॉक को बाहर से वाल्व या कॉक को बाहर से किसी पतले चिकने पेपर से बाहर से किसी पतले चिकने पेपर से साफ कर लेना चाहिए। साफ करना चाहिए। चौथा पॉइंट, बाहर लगे ट्रांसफार्मरों में से तेल का सैंपल लेते समय बाहर स्थापित ट्रांसफार्मर में से सैंपल लेते समय धूल भारी समय धूल बारिश या नमी से बचाव का पूरा ध्यान रखें। या नमी से बचाव अवश्य करें। ठीक। पांचवा पॉइंट, ऑयल सैंपल लेते समय हाथों पर
ऑयल सैंपल लेते समय हाथों पर पतले रबर के दस्ताने पहने जाने चाहिए। पतले रबर के दस्ताने पहने जाने चाहिए। अगला पॉइंट है कि तेल नमूने को हाथ का पसीना इत्यादि न लगने पाए। तेल के नमूने में तेल के सैंपल जैसे हाथ का पसीना संपर्क में न आए। अन्यथा डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य घट सकता है। क्या हो रहा है भाई? कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? झगड़ा कर रहा है कुछ पढ़ाई से। भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो यार, क्या मामला चल रहा है? देखो भाई, शादीशुदा लोग कृपया अकेले में बैठ के पढ़ाई करें, वरना झगड़ा झंझट शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं। 6वां नंबर, तेल नमूना सदैव साफ व शुष्क ऑयल का सैंपल सदैव साफ एवं क्लीन एवं ड्राई कांच की बोतल या ड्राई कांच की बोतल या इनमेल इनेमल जल से लेना चाहिए। इनेमल जल होगा कि जग होगा? लेना चाहिए। तथा इसके धातु या लोहे का बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें लोहे या धातु के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। बोतल पर कांच या पॉलीथीन के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बोतल या कांच बोतल पर कांच या पॉलीथीन के बने ढक्कन का यूज किया जाना चाहिए। तथा रबर एवं कार्क के ढक्कन तेल से रबर एवं कार्क के ढक्कन तेल से रबर एवं कार्क के ढक्कन तेल से भरी सैंपल बोतलों पर नहीं लगाने चाहिए।
तेल से भरी बोतलों पर नहीं लगानी चाहिए। तेल का नमूना भरने से पहले बोतल या ट्यूब को प्रथम नमूने के तेल से भली भांति हाँ, तेल का सैंपल लेने से पहले तेल का सैंपल लेते समय तेल का सैंपल भरने से पहले बोतल या ट्यूब को तेल का सैंपल लेने से पहले बोतल या ट्यूब को पहले ट्यूब को तेल से साफ कर लेना। प्रथम नमूने के तेल से सैंपल साफ कर लेना। मतलब जो हम तेल निकालते हैं उसमें से उसी तेल से ही कांच की बोतल और उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, उसी तेल का जो सैंपल हम निकालते हैं पहले उसी से उसको साफ सुथरा कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम सैंपल भरें। या अब 9वां पॉइंट है, आवश्यकता पड़ने पर कांच की बोतल या बर्तन को आवश्यकता पड़ने पर कांच की बोतल कांच या बोतल को कांच या बोतल को क्रोमिक अम्ल से साफ कर लेना चाहिए। क्रोमिक अम्ल से साफ कर लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बोतल या बर्तन को क्रोमिक अम्ल से साफ कर लेना चाहिए तथा तेल बर्तन को पेट्रोल से साफ करके या पेट्रोल से साफ करके सूखने के बाद यूज करना चाहिए। हो गया नोट नीचे तक 9वां पॉइंट। 2 मिनट सर, बस होने वाला है।
ऊपर वाला मिटाते हैं एक लाइन और 10वां पॉइंट को उसको ऊपर लिख दे रहे हैं। यस सर, कर दीजिए। ऑयल सैंपल लेने वाले बोतल को साफ करते समय बोतल को किसी ऐसे वस्तु से साफ करने में यदि फाइबर साफ करने में यदि फाइबर की आशंका है, फाइबर की संभावना है, तो ऐसे वस्तु का उपयोग न ऑयल का सैंपल लेने वाले बोतल को किसी ऐसे वस्तु से साफ करने में यदि फाइबर की आशंका है तो ऐसे वस्तु का उपयोग न करें। अब देखते हैं कि तेल के ऊपर कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि विद्युत रोधी तेल के टेस्ट करते समय कौन कौन सी चीजें टेस्ट की जाती है। जैसे ह्यूमन का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उस ब्लड के टेस्ट में क्या क्या चीजें टेस्ट की जाती है, तो बहुत सारी चीजें टेस्ट की जाती है ना। शुगर टेस्ट किया जाता है ब्लड में, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है ना। और लाल दूध रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं इत्यादि का टेस्ट किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे इस देश में भी कई प्रकार के टेस्ट। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट है ना इसका। और डायलेक्ट्रिक टेस्ट, फ्लैश पॉइंट, एसिडिटी टेस्ट, क्रिटिकल पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें टेस्ट किए जाते हैं। विद्युत रोधी तेल के क्रैकल टेस्ट, ऊपर किए जाने वाले टेस्ट, विद्युत रोधी तेल 5 टेस्ट, 6 7 बहुत सारे स्लैब टेस्ट। परीक्षा देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक प्रेस, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट,
ठीक है, तो ये 6 टेस्ट किए जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, उसमें कीचड़ बनने की प्रवृत्ति को टेस्ट किया जाता है कि सेल में कीचड़ बनने की संभावना कितनी है, और चटकन की संभावना। चटकन कहने का मतलब जिस परिस्थिति में आग लग जाए या फिर कोई विद्युतरोधी पदार्थ है जैसे इंसुलेटर वगैरह है, ठीक है, आग लगने वाली बात गलत हो गई। चटकन टेस्ट करने का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें डाइलेक्ट्रिक टेस्ट कर रहे हैं तो उस मटेरियल का क्रैक हो जाना, तो उसी को क्रैकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और फ्लैश पॉइंट वह बिंदु जिस पर तेल के समीप पायलट ज्वाला अगर लेकर के जाते हैं तो उसमें आग की प्रकृति महसूस होती है। ठीक है, जैसे मुझे तड़का मारना बताए। ठीक है, और अम्लता का परीक्षण किया जाता है, और कार्य क्षेत्र पर विद्युतरोधी तेल का सामान्य परीक्षण या सरल परीक्षण। तो आइए अब आगे चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसकी संपूर्ण विधि लिखिए, और फिर क्रैकल टेस्ट पे चलेंगे, फिर अम्लता परीक्षण, फ्लैश पॉइंट और कार्य क्षेत्र पर कैसे कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं। कि अगर आपके पास लेबोरेटरी नहीं है और जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगाए हैं वहाँ तेल भरने जा रहे हैं, अगर वहाँ टेस्ट करना पड़ा तो क्या लेबोरेटरी में थोड़े लेके आएंगे, तो वहाँ पर भी आप एक सरल प्रक्रिया द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। अगर उस टेस्ट में सफल नहीं होता है तो फिर उस तेल को अशुद्धियों को दूर करके तब उसमें यूज किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट में हाई वोल्टेज वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में हाई वोल्टेज वाले इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। जिसे तेल परीक्षक सेट करते हैं, जिसे ऑयल टेस्टिंग सेट करते हैं। ऑयल टेस्टिंग सेट में मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड ऑयल टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग। दूसरा होता है कंट्रोल पैनल। स्टैंडर्ड ऑयल टेस्ट कप से प्रायः लीटर के 12.7। ये देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 12.7 mm से 13 mm व्यास, 13 mm के डायमीटर के पालिश युक्त 2 एडजस्टेबल गोले लेते हैं। 2 एडजस्टेबल
गोले होते हैं, ठीक है, जिनके मध्य 2.5, जिनके मध्य 2.5 mm या 4 mm दूरी को कैलिब्रेट या अनुसाके गेज द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इस कप की आंतरिक परिमाप, इस कप की इंटरनल पेरीमीटर 35 गुणित 90 गुणित 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड किसे कहा जा रहा है? वही जो दो पॉलिश किया हुआ गोला जो लिए हुए थे, उसी गोले को जिस रॉड से जिनके किया जाता है। हाँ जी, जिनके बीच स्पार्किंग हुई सर, वही इलेक्ट्रोड ना? हाँ 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 हाँ, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ये गोले लगे हुए होते हैं और उन दोनों के बीच में ही स्पार्किंग होता है, तो थोड़ा गैप होता है। गैप कितना होता है? 2.5 mm से लेके 4 mm तक की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 mm से लेके 4 mm दूरी को एडजस्ट करने के लिए कैलिब्रेटेड गेज लगा हुआ होता है, इसी गेज के माध्यम से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड गोलों के मध्य दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए, थोड़ा रफ करेंगे, ऊपर तब लिखा होगा, मैं ऊपर का मैं रफ करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोड गोलों के मध्य दूरी को घटाने बढ़ाने, दूरी को घटाने बढ़ाने के लिए एक और की इलेक्ट्रोड रॉड के साथ विशेष चूड़ीदार पेच की व्यवस्था होती है। चूड़ीदार पेच की व्यवस्था होती है। उस चूड़ी को जब कसेंगे तो दूरी घट जाएगी और ढीला करेंगे तो बढ़ जाएगी। यह गोले क्षैतिज अक्ष में लगे होते हैं। यह गोले हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्थापित रहते हैं। इनकी कप तल से ऊंचाई 40 mm होती है। इनकी ऊंचाई कप के तल से 40 mm होती है।
परीक्षण किए जाने वाले विद्युत रोधी तेल, टेस्टिंग किए जाने वाले इंसुलेटिंग ऑयल, कातल इन गोलों से 40 mm ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। यहाँ भी आपका एक पॉइंट बनता है कि इंसुलेशन ऑयल की टेस्टिंग करने के लिए जब इनको किसी पात्र में रखा जाता है तो उस पात्र को इलेक्ट्रोड से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, यहाँ भी एक पॉइंट बनता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे इतना व्यवस्था करने के बाद क्या करना है हमें। तो नीचे का मैं रख करता हूँ, उसके बाद चलते हैं कि इसके लिए कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोड के पार्श्व में वोल्टेज उच्च ट्रांसफार्मर द्वारा या ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है। इलेक्ट्रोड के पार्श्व में उच्च वोल्ट का हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान की जाती है। आगे देखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज 230 से या 250 वोल्ट या 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। कंट्रोल पैनल से एक सीधा कंट्रोल पैनल से एक डायरेक्ट रीडिंग देने वाला वोल्टमीटर, एक डायरेक्ट रीडिंग देने वाला या रीडिंग पढ़ने वाला वोल्टमीटर जो सेकेंडरी वोल्टेज पर कैलिब्रेट होता है। वह किलो वोल्ट रेंज में अंकित होता है, यानी कि जिस पर यह पढ़ा जाता है वह किलो वोल्ट रेंज का कैलिब्रेट करने वाला मीटर होता है। ठीक है, वह मीटर किलो वोल्ट के रेंज में उसको कैलिब्रेट करेगा। हाई टर्मिनल ऑन ऑफ पुश बटन सप्लाई, अब लिखिएगा हाई
टर्मिनल, हाई टर्मिनल, ऑन ऑफ स्विच, हाई टर्मिनल, ऑन ऑफ, पुश बटन, सप्लाई, ऑन ऑफ, पुश बटन, सप्लाई, ऑन ऑफ, इत्यादि लगे होते हैं। मतलब कंट्रोल पैनल जो होगा वह हाई टर्मिनल को ऑन ऑफ करने के लिए, पुश बटन, सप्लाई को चालू करने एवं बंद करने के लिए, स्विच ऑन ऑफ, ऑन स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, खामा, फ्यूज यूनिट एवं इंडिकेटर इत्यादि लगे होते हैं। सेल ब्रेकडाउन पर परिपथ को काटने के लिए ऑयल ब्रेकडाउन, ऑयल ब्रेक डाउन, कंट्रोल पैनल पर सर्किट, सर्किट आइसोलेटर, सर्किट आइसोलेटर का प्रबंध होता है। आइए इसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ऊपर का मैं रफ करने जा रहा हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, और इस इलेक्ट्रोड से इस तरीके से इसके बीच में गया था। ये यहाँ दस में आप एक बिंदु देकर के हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से देखिए यहाँ तक की ऊंचाई 40 mm है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 40 mm है। टोटल इसकी ऊंचाई 100 mm है। ठीक है,
ये चूड़ीदार है, घुमाने के लिए है, घुमा करके इसको सेट किया जा सकता है। तब फिर डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाता है। ये एडजस्टेबल नॉब है। ये एनिमेशन बना हुआ है डिवाइस का। ठीक है, अब इसी चीज को, ये एलिवेशन है, अब इसका टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से जब टॉप व्यू देखेंगे तो देखने में कैसा लगेगा वो देख लीजिए। ये नॉब है, इसको घुमा करके हम इसको सेट करते हैं। ये नॉब है, इसको हम इस तरह घुमा करके सेट करते हैं। जो इस तरह था, जब टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। सर ये कंस्ट्रक्शन किसका है, ऑयल टैंक का? हाँ, ऑयल टैंक का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। ये उसकी फ्रेम है। जैसे हेक्सा ब्लेड का फ्रेम होता है उसी तरीके का ये उसका फ्रेम है।
फिर इसके बीच का 4 mm, फ्रंट से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो 55 mm होगा, और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 90 mm। तो ये टॉप से हो गया और ये फ्रंट से हो गया, ठीक है। इस विधि में ऑयल के सैंपल को कांच के ड्राई बॉटल में भर लिया जाता है। अब 125 mm व्यास की किसी धातु छड़ को अब एक 125 mm व्यास की धातु किसी धातु छड़ को लाल तप्त अवस्था तक व्यास की धातु किसी धातु की छड़ व्यास की किसी धातु की छड़ लाल तप्त लाल तप्त अवस्था तक गर्म किया जाता है। और तेल के नमूने से भरे कप में डुबोया जाता है। सैंपल में डुबोया जाता है। यदि इस अवस्था में चटकने या चिड़चिड़ की आवाज हो तो तेल में नमी को सूचित करता है। यदि इस दौरान तेल से
चिड़चिड़ तेल से चिड़चिड़ की आवाज आए तो चिड़चिड़ की आवाज हो तो यह तेल में नमी होने की सूचना जो आवाज होती है तेल में नमी होने की सूचना बताता है। द्वितीय विधि द्वितीय विधि तेल के नमूने को कांच की साफ ऑयल के सैंपल को कांच के साफ व ड्राई टेस्ट ट्यूब में भरकर बर्नर पर हीट किया जाता है। यह ट्यूब की लंबाई इस ट्यूब की लंबाई 150 mm तथा आंतरिक व्यास इंटरनल डायमीटर 25.6 ±0.5 mm होती है। ट्यूब गर्म करने पर यदि चटकने हीट होने पर यदि चटकने या चिड़चिड़ की आवाज तेल की नमी को सूचित करता है। नीचे का हो गया सभी लोगों का? नीचे का हो गया तो रफ करें। जी सर। एसिडिटी टेस्ट इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस सेक्शन। एसिडिटी टेस्ट ठीक है। एसिडिटी टेस्ट को भारतीय विद्युत नियम के अनुसार
इंसुलेशन टेस्टिंग नियम के अनुसार 1866 इंडियन स्टैंडर्ड 1866 टू 1983 के तहत एसटीडी टेस्ट को करने से संबंधित कुछ फार्मूला दिया गया है जिसके आधार पर हम टेस्टिंग करते हैं। टोटल एसटीडी टेस्ट इज इक्वल टू होता है 5 6.1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एन वो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। यहाँ पर NaOH घोल की नॉर्मलिटी है, सॉल्यूशन की, और H जो है सॉरी V जो है KOH घोल का ml में आया था। तथा W सेल के नमूने का भार ऑयल सैंपल का वेट इसमें ग्राम में क्या ml से भार ग्राम। ठीक है, उपरोक्त सूत्र से 1 ग्राम तेल नमूने की अम्लता को ऊपर लिख दे रहा हूँ। उपरोक्त सूत्र से 1 ग्राम तेल के नमूने की अम्लता को 1 ग्राम तेल के नमूने की अम्लता को एसिडिटी को उदासीन करने के लिए मिलीग्राम में KOH घोल का मान बाद में KOH घोल का मान प्राप्त होता है जो कि 0.05 मिलीग्राम तक मान्य है। इसे 0.05 मिलीग्राम पर ग्राम लिख सकते हैं। इस प्रकार तेल की अम्लता की निम्न सीमाएं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त तेल की अम्लता की निम्न सीमाएं होनी चाहिए। पहला, एसिडिटी 0.45 mg KOH पर ग्राम तेल ठीक है। दूसरा,
एसिडिटी 4.5 mg तथा 1 mg KOH प्रति ग्राम के मध्य है। तो तेल की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। और यदि एसिडिटी 1 मिलीग्राम KOH पर ग्राम, ये मिलीग्राम उस लिक्विड जो हमने लिया था उसको हम ml में मापते हैं और उस KOH घोल को हम प्रति ग्राम के हिसाब से मापते हैं, इसीलिए 1 मिलीग्राम KOH प्रति ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, से अधिक है तो तेल को साफ करें या बदल दें। ना आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? पढ़ने में आता है ना मेरा सेंटेंस? यस सर, पढ़ने में आ रहा है बट ये पॉइंट समझ में नहीं आया सर। ये सेकेंड पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये फार्मूला दिया गया था, अभी जो फार्मूला लिखाए हैं उसमें यस सर, KOH घोल का नॉर्मल सोल्यूशन जो मिलाते हैं, N का मतलब KOH घोल का नॉर्मल सोल्यूशन और P होता है KOH घोल का ml में आयतन जो है, और W है तेल के नमूने का भार जो है ग्राम में। ठीक है, ये सारी चीजें जब उसमें हम फिल करेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होकर के आएगा, यानी कि टोटल एसिडिटी अगर जो हमें प्राप्त होगा हल करने के बाद उसको, तो वो 0.45 मिलीग्राम KOH पर ग्राम अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब है तेल हमारा ठीक है। यदि एसिडिटी टेस्ट का रिजल्ट 4.5 ग्राम या 1 मिलीग्राम KOH प्रति ग्राम के बीच में आता है ना, तो तेल की समय समय पर भाई देखो जांच करनी चाहिए। यदि उसका रिजल्ट ये कंडीशन में तो सर तेल रिप्लेस कर, पिछले वाली कंडीशन में दिया हुआ है 1 मिलीग्राम KOH पर ग्राम पे, अगर हो ये तो उससे ज्यादा हो गया ना 1 से सर, ये तो और खराब हो गया। हाँ, बिल्कुल खराब हो गया। 1 मिलीग्राम से अधिक है तो हाँ बिल्कुल खराब हो गया। तो उसको बेर चेक करें और एक वाले को रिप्लेस कर दे रहे हैं सर, तो ये चीज समझ में नहीं आई सर। हाँ, ने एसिडिटी 4 इतना ग्राम तथा इसके मध्य, इन दोनों के बीच में हो, यानी 1 मिलीग्राम से दो भी हो सकते हैं, 1 मिलीग्राम। देखिए यहाँ पर बस थोड़ी सी बात का फर्क है। यहाँ पर क्या है, 1 से अधिक है तो वही मतलब 2 और 4.5 तक जा रहा है। आप 4.5, हाँ तो ये होना चाहिए। देखिए 4.5 और 1 के बीच में है। तो कहा गया कि देखिए अगर एसिडिटी टेस्ट हमारा 0.45 है तब तो तेल ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है और 1 के मध्य है, इससे ज्यादा है और 1 के मध्य है, लिखा है ना कि इतना तथा इतना के मध्य होती है, यहाँ तथा हटा दीजिए ना, इतना से इतना डैश लगा दीजिए, तो 0.45 और 1 के मध्य में है तब तो समय समय पर जांच करनी चाहिए। लेकिन समझ गया सर, ये गलत, 5 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ सर, ये 4.5 जो लिखा हुआ गलत है, यहाँ 0 पॉइंट चाहिए सर। 0 पॉइंट कितना होना चाहिए? 7 ये सर 0.45 अगर हाँ, यहाँ किताब में गलत लिखा है सर, तभी तो यहाँ पे इतना होना चाहिए ना। नहीं 4.5 ही कीजिए सर, लिखा हुआ है। अच्छा
हाँ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लिखा है? सर पूरा काट दीजिए, ऊपर लिखा है 0.45 वाले पे 0.5 लिखी है, वही होगा। किताब में गलत गया सर, मेरे पास बुक है उसमें भी यही लिखा हुआ है। सही। हाँ, क्या लिखा है? यहाँ बदलाव करना है कि यहाँ करना है? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में? हाँ हाँ, 4.5 लिखा है, वहाँ 0.45 वहाँ 0.45 अच्छा हो जाएगा अच्छा। सर। अरे हाँ, तब वही ये मिस तब गलती हो सकती है। हाँ ये बुक में हाँ, भी सही बात कर रहे हैं। गलती नहीं हाँ, हुई है नहीं, सर, ये बुक में। बुक में यहाँ पे बुक बुक में में गलती है सर। मिस्टेक है। यस सर, आप सही है। देखिए यहाँ पे अभी। हाँ, पॉइंट 4.5 ही होना चाहिए, हम भी ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, इसको सही कर लीजिए, बुक में भी सुधार कर लीजिएगा। हम यहाँ बता रहे हैं ये चीज, और यहाँ लिखा है इस चीज को हम ध्यान भी नहीं दे रहे। चलिए, ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फ्लैश पॉइंट में कितने टेस्ट हैं? बस फ्लैश पॉइंट खत्म कर लेते हैं, तो फिर अगर फिर हाँ साधारण विधि सर, अगले लेक्चर में, साधारण विधि वाला अगले लेक्चर में समय मिला तो ठीक है। ये फटाफट इसको नोट कीजिएगा, इस सेक्शन को भी खत्म कर लेते हैं, तो ये यस चैप्टर सर, खत्म हो काफी हो जाएगा। गया जल्दी थोड़ा सा। बस बस 10 मिनट है ना, उसमें हम कर देंगे, हो जाएगा। फ्लैश पॉइंट में लिखिए, फ्लैश पॉइंट टेस्ट। प्रायः यह देखा जाता है, प्रायः यह देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर मुख्यतः या सामान्यतः वास्तविक अनुपात तापमान से बहुत नीचे तापमान पर प्रचालित होते हैं। अतः फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अतः फ्लैश पॉइंट टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किंतु यदि आंतरिक दोष के कारण, किंतु यदि इंटरनल फॉल्ट के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है, तो या सेल किसी कारणवश या ऑयल किसी कारणवश असाधारण गंध महसूस हो, ऑयल में किसी कारणवश असाधारण गंध महसूस हो, यानी बदबू जैसा कुछ महसूस हो। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट टेस्ट IS इंडियन स्टैंडर्ड 1448 टू 1970 के अनुसार किया जाना चाहिए। फ्लैश पॉइंट का न्यूनतम तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड
140 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात इस तापमान पर तेल की सतह, अर्थात इस टेम्परेचर पर ऑयल की सतह पर उपस्थित गैस के पास कोई पायलट ज्वाला लाने पर अचानक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। जो सर आप लिखे हुए हैं सर, चमक बिंदु परीक्षण विधि। सर हाँ जी, ये सर आप लिखे हुए हैं IS 1448 1970 के अनुसार। हाँ सर इस वाले सार्थक वाले बुक में दिया हुआ है 1846 1984 का, 1846 दिया है और 1984 कौन सही है? देखिए सर ये IAS तो पूछे नहीं जाते होंगे, लंबे रहते हैं, पूछे जाते हैं दिया क्या? रहता है, लेकिन कभी कभी अगर मूड में आ गया तो पूछ भी लेते हैं, क्योंकि आप तो सर इसको तो हमने करेंगे। हाँ IAS वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन जैसे नियम जरूर पूछ देगा। ठीक है, नियम नहीं सर पूछ पूछा है ड्राइंग वगैरह आप एग्जाम पढ़ रहे हैं तो ड्राइंग में रूल नंबर 50 के तहत क्या कहा गया है, या भूकंप हाँ वो सब चलेगा। हाँ वो चल जाता है, वो पूछ देता है, ये इतना नहीं पूछता है। हाँ इतना डीपली किसको याद है अब महाराणा प्रताप जी का बर्थडे। आइए, परीक्षण उपकरण में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पैसन की मार्टन परीक्षण प्रयोग किया जाता है। पैसन की परीक्षण उपकरण के लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए पैसन की मार्टन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जो आप कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? 1886 से 1967 83 1846 दिया है और 1963 बिल्कुल नहीं सही है। हमने तो यार सार्थक नहीं, हमने एशियन से लिखा है, एशियन में दिया था। यस सर, और दोनों एशियन को हम बढ़िया मानते हैं। हाँ हम एशियन को Yes. बढ़िया मानते हैं। जी सर ऐसे ही सही तो है, गलत भी हो सकता है इसमें सार्थक वाले में। कभी कभी वैल्यू प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है, या फिर ऐसा भी होता है ना कि अमेंडमेंट जो होता है, सुधार होता है समय समय पर। टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में, सेल के जो नए प्रोडक्ट तैयार होकर के आते हैं, जो नए सेल प्राप्त होकर के आते हैं, उसमें उसके डेंसिटी वेंसिटी के हिसाब से फर्क पड़ जाता है। तो जा करके नया नियम हमको एक संशोधित नियम निकालना पड़ता है। तो उसको नए नियम के तहत, जैसे 1983 टू फलाना के अनुसार हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो आइए, आप लोगों का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है, और रूल रेगुलेशन से संबंधित जो हमारे पास PDF है, मैं उसको आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो कुल मिला करके आपका आपका टोटल IMR का सब्जेक्ट, हाँ देखो अभी पेपर कब से होने वाले हैं? 22 तारीख से 23 तारीख सर ऑब्जेक्टिव जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम 22 तारीख से पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है, अब दोबारा फ्री हो रहा हूँ। हाँ अब आप लोगों को